हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्लैटिनम क्लासेस। तो आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 10th आईटी कोड 402 का ऑफिशियल सैम्पल पेपर टर्म 2 के लिए, जो कि 2022 के बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए आया है। यहाँ पर ऑफिशियल सैम्पल पेपर को सॉल्व करने से बेसिकली आपको दो फ़ायदा मिलता है। सबसे पहला तो आपको इसका ब्लूप्रिंट समझ में आता है कि किस चैप्टर से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। दूसरा आपको सबसे बड़ा बेनिफिट मिलता है कि इसमें जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सारे कंसेप्चुअल्स होते हैं। तो जब आप एक बार अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं तो आपको बहुत सारा कंसेप्ट समझ में आएगा, जो कि मेन बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा। तो चलिए आज का वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बहुत ही बारीकी से इस सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, डिटेल्स में सॉल्व करेंगे कंसेप्ट के साथ में। यहाँ पर देखिए, ये जो ऑफिशियल सैम्पल पेपर दिया गया है इसमें सबसे पहले आपको ब्लूप्रिंट मिलता है। उसे समझ लेते हैं कि किस चैप्टर से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और किस टाइप का पैटर्न रहने वाला है। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो आपको यहाँ आईटी कोड 402 में दो बुक को पढ़ना है। पार्ट ए में बुक का नाम है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, पार्ट बी सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स बुक है। तो दो बुक आपको पढ़ना है, दोनों बुक से आपको दो दो चैप्टर पढ़ने हैं, ठीक है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स से चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 को पढ़ना है। चैप्टर नंबर 4 है एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स, उसके बाद है आपका ग्रीन स्किल्स। ये दोनों चैप्टर से आपको कुछ इस तरह से क्वेश्चंस मिलेंगे। दोनों चैप्टर मिला करके आपको 1 मार्क्स के 4 क्वेश्चन और 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन मिलेंगे। करना कितना है, 1 मार्क्स का इसमें से 3 करना है और 2 मार्क्स का जो है वो 1 करना है। टोटल आपको 5 मार्क्स का पहला बुक से हो जा रहा है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स बुक से, ठीक है। ये कुछ पैटर्न है आपका। उसके बाद आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स में आते हैं तो यहाँ से आपको टोटल 20 मार्क्स का एग्जामिनेशन आएगा। यहाँ पे 2 चैप्टर पढ़ने हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, दूसरा वेब एप्लीकेशंस एंड सिक्योरिटी। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से देखिए आपको 1 मार्क्स के 3 पूछे जाएंगे, वेब एप्लीकेशन से भी 1 मार्क्स के 3 पूछे जाएंगे। टोटल यहाँ पर 6 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन आपको करना है 4 क्वेश्चन। उसी तरह से शॉर्ट आंसर 2 मार्क्स वाला आपको 3 पूछा जाएगा, सेकंड चैप्टर से भी 3 करना है आपको, टोटल 4 क्वेश्चन। उसके अलावा लॉन्ग आंसर में देखिए डेटाबेस से आपको 1 पूछा जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली ये आपसे टेबल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। और यहाँ पे वेब एप्लीकेशन से टोटल 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा। करना है आपको इसमें से तीनों कंपलसरी है, ठीक है। तो ये आपको कुछ इस तरह के पैटर्न रहेंगे। 1 मार्क्स के टोटल 4 क्वेश्चन हो गए, 2 मार्क्स के 4 क्वेश्चन, 4 मार्क्स के 2 क्वेश्चन हो गए, टोटल 2 मार्क्स के यहाँ 4 क्वेश्चन। तो टोटल मिला करके आपका हो गया यहाँ पे 20 मार्क्स। तो टोटल आपका 25 फुल मार्क्स हो जा रहा है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं ताकि आपके डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे और अच्छे से सॉल्व भी कर लेंगे। यहाँ देखिए, अगर आपको इसका नोट्स और किसी भी तरह का कोई स्टडी मटेरियल्स चाहिए तो आप हमारे वेबसाइट पर जरूर विजिट करिए, crackmycbse.com। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सभी कुछ वहाँ पे मिल जाएगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहला तो आपसे पूछा जा रहा है, आंसर एनी 3 क्वेश्चंस आउट ऑफ द गिवन 4 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क, ठीक है। अब क्या बोला जा रहा है कि 4 में से 3 क्वेश्चन को करना है। चलिए एक एक करके सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, गिव एनी 1 क्वालिटी ऑफ अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। अब सबसे सक्सेसफुल जो एंटरप्रेन्योर होता है उसका आपको क्वालिटीज़ बताना है। एक क्वालिटी है तो आप क्या लिख दिए यहाँ पे, कॉन्फिडेंट होता है। दूसरा क्वालिटी क्या होता है, एक तो वो पैशनेट होता है। उसके बाद क्या होता है, उसमें थिंकिंग एबिलिटी होता है और प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है, सोशली अटैच होता है, वो उसके अंदर बहुत सारा क्रिएटिविटी होता है। ये सारी चीज़ों को आप इसमें आंसर में कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, नेम द टर्म यूज्ड फॉर फॉल्स बिलीव और ओपिनियन अबाउट समथिंग। जब आप किसी चीज़ पर फॉल्स बिलीव रखते हैं, जैसे कि ओरिजिनली में वैसा कुछ होता नहीं लेकिन आपने मान लिया है कि ये ऐसा ही है, आपने मान लिया कि ऐसा ही लेकिन वो गलत है, तो इसे क्या कहते हैं, मिथ कहते हैं, ठीक है। मिथ क्या होता है, इसका मतलब होता है कि आपने मान लिया है ये चीज़ ऐसा होगा लेकिन ओरिजिनली में ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। ये फॉल्स बिलीव है या ओपिनियन है आपका फॉल्स, उसे हम मिथ कहते हैं। नेक्स्ट है, गिव एनी 1 प्रैक्टिस सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोसेस दैट इज बीइंग यूज्ड टू हेल्प प्रिजर्व द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट को प्रिजर्व करने के लिए सस्टेनेबल प्रोसेस आप क्या क्या कर सकते हैं। देखिए, एक तो आप ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग करिएगा तो उससे क्या होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा इन्वायरमेंट के लिए। दूसरा क्या हो गया, वर्मी कंपोस्टिंग हो गया, यानी कि जो भी पत्ता होता है या तो घर का जो वेस्ट निकलता है खाने पीने का, उसको आप क्या कि वर्मी कंपोस्टिंग करेंगे। वहाँ से बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस से आप क्या कर सकते हैं, वहाँ से आप फर्टिलाइज़र बना सकते हैं, मैन्योर बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ आप क्या कर रहे हैं, इन्वायरमेंट को प्रिजर्व कर रहे हैं। इसके अलावा आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग करेंगे, ये भी सस्टेनेबल प्रोसेस हो गया। तो ये सारी चीज़ों को आप यहाँ पे कर सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ सोलर पावर इन इंडिया। लार्ज स्केल सोलर प्रोडक्शन कहाँ पे है? एक तो चारानका गुजरात में है, इसके अलावा आप यहाँ पर राजस्थान में भी बहुत सारे सोलर प्लांट्स हैं, उन सारे चीज़ों को आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। यहाँ पर पूछा जा रहा है, आंसर एनी वन क्वेश्चन आउट ऑफ द गिवन 2 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, आपको कोई एक ही क्वेश्चन को करना है। देखिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से टोटल 4 क्वेश्चन पूछा गया अभी तक, 1-1 मार्क्स का। करना कितना था आपको? टोटल 3 करना था। यहाँ पर आपको 2-2 मार्क्स का 2 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, करना कितना है? 1 करना है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एक्सप्लेन एनी 2 फंक्शंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। फंक्शन क्या क्या होता है? तो देखिए सबसे पहला तो उनका फंक्शन हो गया मेक डिसीजंस, नया डिसीजन करते हैं, बिजनेस को मैनेज करते हैं, नया नया चीज़ को क्रिएट करते हैं, न्यू थिंग्स को क्या करते हैं? क्रिएट करते हैं, जिससे कि प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। ये सारा काम उनका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड्यूस इनइक्वालिटीज इज वन ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स सेट बाय यूएन, गिव एनी 2 वेज टू रिड्यूस इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी क्या होता है? असमानता, यानी कि आपके पास कुछ बहुत ज़्यादा है, मेरे पास बहुत कम है, तो ये क्या हो गया? असमानता। तो दोनों को एक जगह लाने के लिए यूएन क्या क्या कर रहा है, क्या क्या कर सकता है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सबसे पहले तो बी हेल्पफुल टू वन अनदर। अगर हम एक दूसरे पे हेल्पफुल रहेंगे, हम लोग एक दूसरे की हेल्प करेंगे, तो क्या होगा? जो नीचे लेवल का है वो भी धीरे धीरे ऊपर आएगा, ऊपर लेवल वाला और नीचे लेवल वाला के बीच का जो गैप है वो दोनों कम होते जाएगा। उसके अलावा फ्रेंडली रहेंगे एक दूसरे से, तो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये यूएन से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो ये बेसिकली अगर आप एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का ग्रीन स्किल्स चैप्टर पढ़े होंगे और एक और आपको पढ़ना है एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स, ये दोनों चैप्टर को पढ़े होंगे तो बहुत आसानी से इसको कर सकते हैं। क्वेश्चंस ज़्यादा हार्ड नहीं है, एकदम आपका डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है जो कि आप बहुत ही ईजिली आंसर कर सकते हैं। चलिए अब सेक्शन बी में आते हैं। ये बेसिकली सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स बुक से, यहाँ से आपको क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा टेक्निकल पूछा जाएगा जो कि आपको अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। वहाँ पर आप डायरेक्टली आंसर लिख सकते हैं साइंस के टर्म में, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़े से टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत होगी। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, नेम द डिवाइस दैट कन्वर्ट्स डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग दैट कैन ट्रैवल ओवर फोन लाइन्स। देखिए सिग्नल जो डिजिटल है उसको क्या करना है हमको? एनालॉग। एनालॉग मतलब कि तार में जो करंट जा रहा है, तार में जो करंट जा रहा है, तो डिजिटल से हमको क्या करना है? एनालॉग में करना है। इसे हम क्या कहते हैं? मॉडेम कहते हैं। देखिए आपको बार बार बताया है, पिछली वीडियो में भी आपको समझाए थे मॉडेम कैसे बना है। मॉडेम होता है मो और डेम, ये 2 चीज़ है। मो से होता है मॉड्यूलेशन, डी से होता है डीमॉड्यूलेशन। डिजिटल से हम क्या किए? एनालॉग में गए, तो इसे कहेंगे मॉड्यूलेशन। ठीक है, क्या बोलेंगे? मॉड्यूलेशन। और जब एनालॉग से डिजिटल में आएंगे तो कहेंगे डीमॉड्यूलेशन। तो बेसिकली क्या होता है कि मॉडेम का जो काम होता है वो डिजिटल से एनालॉग, एनालॉग से डिजिटल, ये दोनों काम करने का, इसीलिए इसका नाम पड़ा है मॉडेम, मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। ठीक है, तो ये आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट है, डैश की इज एन एक्सेसिबिलिटी फंक्शन विच इज डिजाइंड फॉर पीपल हु हैव विजन इम्पेयरमेंट और कॉग्निटिव डिसेबिलिटीज़, यानी कि जो देख नहीं सकते हैं या तो देखने में प्रॉब्लम है, उसके लिए कौन सा की होता है कीबोर्ड में? तो यहाँ पे बेसिकली टूगल की होता है। टूगल की क्या करता है? इससे आप जो भी की को प्रेस करेंगे उससे आपको साउंड निकलेगा। ठीक है, साउंड निकलेगा, तो इस साउंड के द्वारा आपको बताता है। तो जो उसको ये विजन इम्पेयरमेंट है उसके लिए बेनिफिट होता है टूगल कीज। ठीक है, चलिए आगे देखिए, नेटवर्क इन विच सर्टेन कंप्यूटर हैव स्पेशल डेडिकेटेड टास्क प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू अदर कंप्यूटर्स इज कॉल्ड। अब देखिए आपको बताए थे हम कि जो भी नेटवर्क हम लोग करते हैं तो एक क्या होता है? एक सर्वर होता है। क्या होता है? एक सर्वर होता है और यहाँ पर आपका क्लाइंट्स होते हैं। ठीक है, तो जब सारे कंप्यूटर सर्वर से कनेक्टेड है उसे हम क्या कहेंगे? ये सर्वर से कनेक्टेड हो गया। तो ये जो मेन क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि नेटवर्क इन विच सर्टेन कंप्यूटर्स, कुछ कंप्यूटर जो कि कुछ डेडिकेटेड फंक्शन के लिए होता है वो एक दूसरे से कनेक्टेड हुए हैं, उसको हम क्या कहते हैं? ठीक है, तो बेसिकली अगर कोई एक कंप्यूटर सारे कंप्यूटर को कनेक्ट कर रहा है तो हम इसे क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं क्लाइंट सर्वर। क्या कहेंगे? क्लाइंट सर्वर। क्यों? क्योंकि ये
सर्विंग का काम कर रहा है, ये सारे कंप्यूटर्स को क्या कर रहा है, डेटा को सर्व कर रहा है, एक दूसरे को कनेक्ट करने का काम कर रहा है। तो अगर इस कंप्यूटर को यहाँ पे जाना होगा तो ये सबसे पहले सर्वर पे जाएगा, सर्वर से ये दोनों अटैच हो जाएगा। ये कंप्यूटर को अगर यहाँ पे जाना होगा, इनसे अटैच होना है, तो ये भी सर्वर पे जाएगा, ये भी सर्वर पे। तो बेसिकली सर्वर का काम क्या है, अलग अलग कंप्यूटर को, क्लाइंट को क्या करना, जोड़ करके रखना। तो ये हो जाएगा क्लाइंट सर्वर। ठीक है, आगे देखिए, मेंशन एनी टू इंटीजर डेटा टाइप ऑफ टेबल फील्ड इन डेटाबेस। देखिए डेटा टाइप क्या होता है कि मान के चलिए आपने कुछ लिखा, जैसे कि हम यहाँ पर लिख रहे हैं दीपक, तो ये क्या हो रहा है, अल्फ़ाबेट यूज़ कर रहे हैं ना। तो ये जो डेटा टाइप है उसको डेटा टाइप बोलते हैं। ये अल्फ़ाबेट यूज़ हो रहा है, 1 2 3 4, ये क्या है, ये आपका नंबरिंग डेटा टाइप है। तो डेटा टाइप जो होता है वो इंटीजर में कितने तरह का होता है, तो बेसिकली आपको 2 तरह का नाम लिखना था। तो ये हो जाएगा टाइनी इंट, यानी कि जब आपको छोटा है इंटीजर, जैसे कि आपको 2 4 6 8 ऐसे नंबरिंग करना है तो टाइनी इंट कर दिए। उसके बाद स्मॉल इंट, फिर क्या है, इंटीजर यानी कि नॉर्मल इंटीजर आप रख रहे हैं, न्यूमरिक डेटा टाइप हो गया, बिग इंट हो गया। ये सारे जो डेटा टाइप है ये क्या हो जाएगा, ये आपका इंटीजर डेटा टाइप में आता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। नेम द रिलेशनशिप इन विच वन कॉलम ऑफ अ प्राइमरी की टेबल इज एसोसिएटेड विथ ऑल द कॉलम्स ऑफ द एसोसिएटेड टेबल एंड वाइस वर्सा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, एक चीज़ ध्यान से समझिएगा। आपको हम पिछली वीडियो में बताए थे कि जैसे कि 2 टेबल है, ठीक है, 2 टेबल है, 2 टेबल को हमको कनेक्ट करना है, यानी कि इसका डेटा को इसको यूज़ करना है, इसका डेटा इसको। तो यहाँ पे क्या होगा, एक होगा प्राइमरी की, ध्यान दीजिएगा, एक क्या होता है यहाँ पे, प्राइमरी की। प्राइमरी की का मतलब क्या हो गया, एक ऐसा डेटा वैल्यू जो कि इसमें यूनिक होगा, जो कि इसमें यूनिक होगा। जैसे मान के चलिए स्टूडेंट का डेटा टाइप है, तो यहाँ पर हम क्या किए, एडमिशन नंबर को कर दिए, एडमिशन नंबर। तो सब बच्चा का एडमिशन नंबर तो अलग अलग होगा, और इसको हम क्या किए, इस टेबल के साथ अटैच कर दिए। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है कि ये जो प्राइमरी की है वो हो सकता है किसी एक टेबल के साथ अटैच हो, या तो एक कॉलम के साथ हो। अगर हम इसी चीज़ को अलग अलग कॉलम के साथ भी अटैच कर सकते हैं प्राइमरी की को, है ना। तो इस कंडीशन में क्या होगा, या तो 1 to many होगा, या तो many to 1 रिलेशनशिप। बात समझ रहे हैं, 1 to many मतलब कि ये प्राइमरी की एक है लेकिन अलग अलग कॉलम पे ये अटैच है। उसी तरह से यहाँ पे many to 1 क्या होगा, अलग अलग प्राइमरी की भी आपका अटैच हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, 1 column of a primary key associated with all the columns of the associated table and vice versa। और क्या होता है, अलग अलग जो आपका कॉलम्स है वो आपका एक ही प्राइमरी की पे अटैच होगा, तो उसे क्या कहेंगे, many to 1। तो 1 to many का समझ में आया, एक प्राइमरी की से हम अलग अलग कॉलम पे गए, many to 1 पे क्या हो गया, अलग अलग कॉलम से आए और एक प्राइमरी की पे आए, बात वही हो गया। तो इसे क्या कहेंगे, 1 to many रिलेशनशिप या फिर many to 1 रिलेशनशिप। ये इंपॉर्टेंट चीज़ क्या था आपके लिए, प्राइमरी की। प्राइमरी की क्या होता है, जो हमेशा अलग होता है, यूनिक होता है, इसका वैल्यू नल यानी कि खाली नहीं रहता है, इसमें कुछ ना कुछ डेटा रखना जरूरी होता है। आगे देखिए, डिफाइन रिपोर्ट्स ऑफ अ डेटाबेस। डेटाबेस को रिपोर्ट्स उसको क्या होता है, अ रिपोर्ट हेल्प टू डिस्प्ले द डेटा इन समराइज्ड मैनर, इट इज़ यूज टू जनरेट द ओवरऑल वर्क आउटकम इन अ क्लियर फॉर्मेट, यू कैन क्रिएट रिपोर्ट इन डेटाबेस। देखिए रिपोर्ट का मतलब क्या हो गया, आप जब भी कोई काम करते हैं डेटाबेस में तो आप उसका समरी चाहेंगे कि आपने क्या क्या काम अभी तक कर लिया। जैसे कि कोई ऑफिस के जो स्टाफ होते हैं या मालिक होते हैं, बॉस होते हैं, वो क्या बोलते हैं कि आपने जो जो काम किया उसका रिपोर्ट दीजिए। तो रिपोर्ट का मतलब क्या हुआ, जो जो आपने काम किया उसको समरी आप हमको दीजिए, आपने जो जो काम किया उसका हमको समरी दे दीजिए। तो समराइज्ड वे में, समराइज्ड मैनर में अगर डेटा को जनरेट करेंगे क्लियर फॉर्मेट में, उसे कहेंगे हम लोग रिपोर्ट्स। ठीक है, आगे देखिए, आंसर एनी 4 क्वेश्चंस आउट ऑफ 6 क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन से टोटल 4 क्वेश्चन को करना है। बेसिकली बहुत आसान क्वेश्चन रहेगा। यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहला तो क्वेश्चन पूछा गया है, लिस्ट एनी 5 एडवांटेजेस एसोसिएटेड विथ नेटवर्किंग। भाई नेटवर्किंग का फ़ायदा क्या है, बच्चा भी इसका आंसर लिख लेगा कि नेटवर्किंग का फ़ायदा क्या है। देखिए नेटवर्किंग यानी कि जब आपका अलग अलग कंप्यूटर नेटवर्क से अटैच है या कनेक्टेड है, तो नेटवर्किंग रहेगा तो आप सबसे पहले डेटा को शेयर कर सकते हैं, फाइल को शेयर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, हार्डवेयर को शेयर कर सकते हैं, यानी एक ही प्रिंटर को ऑफिस के सारे कंप्यूटर्स यूज़ कर सकते हैं, सारे कंप्यूटर्स को अटैच कर देंगे एक ही प्रिंटर से, तो ये क्या हो जाएगा, हार्डवेयर शेयर कर सकते हैं।
इंटरनेट एक्सेस को हम लोग शेयर कर सकते हैं, किसी एक में डेटा पैक भराए और बाकी सबको क्या किए हम लोग नेट बांट दिए। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वाईफाई हॉटस्पॉट से कैसे देते हैं, एक में नेट भरा है बाकी सबको बांट दिए, तो वही चीज़ हो गया, इंटरनेट एक्सेस को शेयर कर सकते हैं नेटवर्किंग में। दूसरा क्या हो गया, यूजेज ऑफ नेटवर्क बेस्ड एप्लीकेशंस, जो नेटवर्क बेस्ड एप्लीकेशन है वो भी तो नेटवर्किंग से करेंगे। जैसे आपने व्हाट्सअप खोला, फेसबुक खोला, यूट्यूब खोला, कुछ भी खोले तो ये सब तो नेटवर्क पे है, तो नेटवर्क का बेनिफिट ये सब हो गया। ठीक है, आगे है डिफ्रेंशिएट बिटवीन वायर्ड एंड वायरलेस एक्सेस। देखिए वायर्ड और वायरलेस बहुत आसान है। वायर्ड में क्या होता है, तार होता है, तो वायर्ड में क्या होगा, फिजिकल केबल होगा जो कि डेटा को ट्रांसफ़र करेगा एक जगह से दूसरी जगह, तार से होगा। वायरलेस में क्या होगा, यहाँ पे फिजिकल केबल नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे फिजिकल केबल नहीं होता है। ये कनेक्शन कैसा कैसा होता है, डायल अप कनेक्शन हो गया, केबल इंटरनेट एक्सेस हो गया, वायरलेस हो गया, और 3G और वाईफाई मैक्स हो गया, वाई मैक्स हो गया, वाईफाई हो गया, ये सब क्या हो गया, वायरलेस हो गया। ठीक है, वायरलेस समझ रहे हैं यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर एग्जांपल आपको क्या मिल रहा है, वायर्ड को देखिएगा तो डायल अप हो गया, DSL हो गया, केबल इंटरनेट एक्सेस हो गया, और वायरलेस में देखिएगा तो 3G हो गया, वाई मैक्स हो गया और वाईफाई हो गया। तो वायरलेस का भी याद रखिएगा, वायर्ड का भी आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई ISP। पिछली वीडियो में आपको हम बताए थे ISP का मतलब क्या होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। बेसिकली देखिए, अगर आप एक बार नोट्स को देख लिए, एक बार क्वेश्चन आंसर वाला वीडियो को देख लेंगे तो आप देखेंगे सारा क्वेश्चन आपसे उसी से रिलेटेड मिलता है और आप आसानी से कर भी ले रहे हैं। तो ISP का मतलब क्या होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। देखिए आप कभी भी इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं तो आप किसी से इंटरनेट ले रहे हैं, मान के चलिए आपके पास एयरटेल का सिम है, ठीक है, आपके पास जियो का सिम होगा या BSNL का होगा, तो आपको नेट चलाने के लिए किसी ना किसी से तो सर्विस लेना होगा, चाहे वो वाईफाई में लीजिए, चाहे वो आप सिम कार्ड में लीजिए, या तो आप यहाँ पर वायर्ड कनेक्शन लीजिए, कनेक्शन तो लेना होगा, तो यानी कोई ना कोई आपको नेट प्रोवाइड कर रहा है, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, अब ये जो है ये एक ऑर्गेनाइजेशन होता है जो कि हमें इंटरनेट को देने का काम करता है, चाहे वो तार से दे, चाहे वाईफाई से दे, चाहे वो सिम कार्ड में दे। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली आपसे कोई पूछा जाएगा ISP का कोई एग्जांपल दे दीजिए, तो एयरटेल क्या हो गया, ये भी आपको इंटरनेट दे रहा है तो ISP में आ गया। जियो भी हो गया आपका, रिलायंस जियो। उसके अलावा क्या हो गया आपका, BSNL हो गया, MTNL हो गया, ये सब क्या कर रहा है, आपको इंटरनेट दे रहा है, तो क्या होगा, ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हो गया। ठीक है, यहाँ पर कौन कौन सा आपसे पूछा जा रहा है, होम यूज़र के लिए कोई दो तरह का कनेक्शन बताइए। तो होम यूज़र के लिए सबसे पहले तो DSL कनेक्शन हो गया, केबल मॉडेम हो गया, डायल अप मॉडेम हो गया, डायल अप कनेक्शन हो गया, ब्रॉडबैंड वायरलेस हो गया, वाई मैक्स हो गया, ये सारे चीज़ों से आप यहाँ पे होम में कनेक्शन ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हाउ एंट्री रिक्वायर्ड एंड डिफ़ॉल्ट वैल्यू प्रॉपर्टीज ऑफ अ टेबल फील्ड इन डेटाबेस आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। देखिए एंट्री रिक्वायर्ड और डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। एंट्री रिक्वायर्ड यानी कि इसमें हमको एंट्री करना रिक्वायर्ड है, यानी कि इस फील्ड को हम खाली नहीं छोड़ सकते हैं। इफ़ सेट टू यस देन इट विल बी नेसेसरी फॉर द यूज़र टू इंसर्ट द वैल्यू इन द फील्ड विच मीन्स दैट फील्ड कैन नॉट बी लेफ्ट ब्लैंक। एंट्री रिक्वायर्ड यानी कि जब प्राइमरी की का केस में भी क्या होता है, एंट्री रिक्वायर्ड होता है, तो इस केस में क्या होगा कि किसी भी हालत में आप इसे ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, नल वैल्यू नहीं दे सकते हैं। आगे क्या है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू। डिफ़ॉल्ट वैल्यू का मतलब क्या होता है कि बाय डिफ़ॉल्ट आपने सेट कर दिया कि यहाँ पर 10 डालना है, 20 डालना है या फिर ABCD डालना है, तो बाय डिफ़ॉल्ट तो कोई भी खाली जगह रहेगा या फिर जो जिस जगह पे आपने बाय डिफ़ॉल्ट जिस कॉलम पे लगाया वो अपने आप ये डेटा को फिल कर देगा। ठीक है, ये अपने आप इस डेटा को फिल कर देगा। तो अ डिफ़ॉल्ट वैल्यू कैन बी सेट फॉर अ फील्ड इफ़ यूज़र डोंट प्रोवाइड एनी वैल्यू वाइल एंटरिंग द वैल्यू इन द टेबल। तो जब टेबल में आप क्या किए कि एक फील्ड को क्या किए, यहाँ पे 0 डिफ़ॉल्ट कर दिए, तो अगर कोई वहाँ पर 10 लिखेगा तो अच्छी बात है, 20 लिखा अच्छी बात है, चाहे 5 लिखे, 6 लिखे, 15 लिखे, कुछ भी लिखे। अगर बाई चांस नहीं लिखेगा तो ये वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने बाई डिफ़ॉल्ट लगा दिया है कि अगर कुछ नहीं डालेगा तो 0, डाल दिया तो अपने वही डालेंगे। समझ गए? आगे देखिए, व्हाट इज़ रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। देखिए रेफरेंशियल क्या होता है, रेफरेंस का मतलब क्या होता है कि आप जब दो टेबल को
कनेक्ट कर दिए, दो टेबल को क्या किए तो एक दूसरे से रेफरेंस ले रहा है। बात समझ रहे हैं कि जब एक में चेंजेस होगा तो दूसरे में उसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो ये क्या हो रहा है, डेटा यहाँ पर एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। यहाँ पे डेटा क्या हो रहा है कि रेफरेंशियल रेफर कर रहा है एक दूसरे पे। तो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी इज यूज टू मेंटेन एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा इन रिलेशनशिप। इन बेस डेटा कैन बी लिंक्ड बिटवीन टू और मोर टेबल विद द हेल्प ऑफ प्राइमरी की एंड द फॉरेन की। आपको बताए थे कि एक ही टेबल को अलग अलग टेबल से लिंक कर सकते हैं। कैसे करेंगे, यहाँ पर एक प्राइमरी की बन गया और जिसको लिंक करेंगे जिस कॉलम में वो बन जाएगा फॉरेन की। जहाँ पे लिंक होगा वो फॉरेन की, ये हो जाएगा प्राइमरी की। ठीक है, इसमें फ़ायदा क्या क्या होता है, यहाँ पे देखिए रेफरेंशियल इंटीग्रिटी हेल्प्स टू अवॉइड। जब रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को आप यूज़ करते हैं इस तरह से तो क्या क्या इससे आप बच सकते हैं। सबसे पहले तो रिकॉर्ड कैन बी एडेड टू अ रिलेटेड टेबल इफ देयर इज नो एसोसिएट रिकॉर्ड अवेलेबल इन द प्राइमरी की टेबल। द वैल्यू कैन बी मॉडिफाइड इन अ प्राइमरी की इन इफ एनी इंडिपेंडेंट रिकॉर्ड आर प्रेजेंट इन द एसोसिएटेड टेबल्स। अब देखिए जब भी आप प्राइमरी की में कोई जो प्राइमरी की वाला जो आपका टेबल है उसमें कोई भी चेंजेस लाते हैं तो जो रिलेटेड डेटा है वो सारे चीज़ें अपने आप उसमें चेंज होने लगता है। ठीक है, डिलीटिंग रिकॉर्ड फ्रॉम अ प्राइमरी की टेबल इफ देयर आर एनी मैचिंग रिलेटेड रिकॉर्ड्स अवेलेबल इन द एसोसिएटेड टेबल्स। अब देखिए एक और बेनिफिट क्या है कि जब आपने एक प्राइमरी की वाला टेबल को अलग अलग से एसोसिएट किया तो जब देखेंगे कहीं पे मैच करेगा कोई भी डेटा तो वो क्या करेगा, उसको वो डिलीट कर देगा। क्यों, क्योंकि आपको बताए थे कि जो प्राइमरी की होगा वो हमेशा यूनिक होगा। प्राइमरी की क्या होता है, हमेशा यूनिक, वो कभी भी मैच नहीं करता है। तो जब भी प्राइमरी की मैच करेगा तो उस चीज़ को वो क्या करेगा, डिलीट कर देगा। आगे देखिए यहाँ पे एक कॉलम को मैचिंग का क्वेश्चन पूछा गया था, ध्यान दीजिएगा इसको। तो आप इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन तो जरूर देखने को मिल जाएगा आपको बोर्ड में। यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, डेटा टाइप को मैच करना है कॉलम से। देखिए डेटा टाइप का मतलब क्या होता है कि जो आप डेटा डाल रहे हैं, जैसे कि ABCD डाल रहे हैं, नाम लिख रहे हैं, नंबर डाल रहे हैं या डेट लिख रहे हैं, तो वो डेटा का क्या क्वालिटी, वो टाइप है कि किस टाइप का डेटा है ना। तो यहाँ पे जब फ्लाइट का नंबर लिख रहे हैं तो आपको कैसा रखना है, हो सकता है फ्लाइट का नंबर में ABCD भी कुछ आता हो, 1 2 3 4 भी आता होगा, आ सकता है ना। तो क्या करेंगे आप यहाँ पे टेक्स्ट डेटा टाइप डालें। टेक्स्ट डेटा टाइप में क्या होगा, ABCD भी डाल सकते हैं, 1 2 3 4 भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से फ्लाइट नंबर बन गया। नंबर ऑफ़ पैसेंजर है तो भाई नंबर ऑफ़ पैसेंजर में ABCD का कोई काम है, नंबर ऑफ़ पैसेंजर में तो ABCD का कोई काम नहीं है क्योंकि नंबरिंग हम ABCD में नहीं गिन सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इंटीजर डेटा टाइप डालें, 1 2 3 4 5 6 7 8 देंगे। फिर है क्या, एयरलाइंस। एयरलाइंस का मतलब क्या होगा, एयरलाइन का नाम लिखना है, जैसे इंडिगो हो गया, एयर इंडिया हो गया, गो एयरवेज हो गया, विस्तारा हो गया। तो इसका नाम लिखने के लिए आपको क्या 0 1 2 का जरूरत पड़ेगा। हो सकता है कि उसका इंडिगो के बाद में 25 रहे, एयरलाइंस का नाम में कुछ भी नाम हो सकता है ना। तो नाम के लिए आप क्या किए, यहाँ पर टेक्स्ट डेटा यूज़ किए। टेक्स्ट डेटा में बेसिकली आपका क्या हो गया, नाम भी हो गया और यहाँ पे नंबर को भी यूज़ कर सकते हैं ना। आगे देखिए अराइवल टाइम। अब देखिए टाइम है तो टाइम के लिए आपको क्या करना, डेट टाइम वाला आपको डेटा टाइप यूज़ करना है। उसके बाद डिपार्चर भी आपका डेट टाइम वाला डेटा टाइप में आ जाएगा। फेयर यानी कि पैसा, रुपया। तो रुपया क्या कोई ज़रूरी है कि 1 2 3 4 में आए, हो सकता है 42.5 भी तो आ सकता है, 62.8 भी आ सकता है। तो क्या करेंगे, इसको हम फ्लोट में डाल दिए। फ्लोट में डालने से क्या हो जाएगा, ये पॉइंट वाला डेटा को भी यहाँ पे कंसीडर करेगा और इंटीजर में पॉइंट वाला डेटा को कंसीडर नहीं करेगा। ये सारी बातों को आपको ध्यान देना होगा। तो ये आप डेटा टाइप हो गया, ठीक है, तो आप मैच कर लिए। चलिए आगे देखते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। ये आपका पूछा जाएगा 4 मार्क्स का, 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा और तीनों क्वेश्चन आपके लिए कंपलसरी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, देखिए राहुल एंड अमित आर वर्किंग ऑन अ स्कूल प्रोजेक्ट असाइंड टू देम बाय देयर टीचर। दे हैव टू सेंड इंस्टेंट मैसेज टू ईच अदर एंड ऑल्सो डू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आफ्टर स्कूल आवर्स इन ऑर्डर टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट ऑन टाइम। अब देखिए क्वेश्चन पूछा, ये कहानी समझ में आ गया। राहुल और अमित है, इन लोग को वीडियो कॉल पे कुछ बात करना है, इंस्टेंट मैसेज करना है, ये इसको काम करना है। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहला है सजेस्ट एनी 4 गुड इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर। कोई 4 बहुत ही बेहतरीन इंस्टेंट मैसेजिंग ये सॉफ्टवेयर के बारे में बताइए। तो यहाँ पे क्या क्या कर सकते हैं, आंसर हो जाएगा गूगल टॉक, याहू मैसेंजर, स्काइप हो गया, विंडोज़ लाइव हो गया, मैसेंजर हो गया, फिर क्या हो गया रेडिफ बोल, MS टीम्स, जूम। ये सब क्या हो गया, आपका इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप है, ये सॉफ्टवेयर है। इसमें आप इजीली क्या कर सकते हैं, इंस्टेंट मैसेज कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अपार्ट फ्रॉम कंप्यूटर
लिस्ट 4 हार्डवेयर डैट राहुल एंड अमित नीड टू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। अब देखिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए और 4 क्या क्या चीज़ चाहिए कंप्यूटर छोड़ करके। सबसे पहले तो हेडफोन चाहिए भाई, सुनना है तो हेडफोन तो लगाना होगा। स्पीकर चाहिए, माइक्रोफोन चाहिए, वेबकैम चाहिए, ये उसको सबसे इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा यहाँ पे क्या चाहिए, इंटरनेट चाहिए। इंटरनेट के बिना तो भाई ये काम ही नहीं करेगा, तो ये सारी चीज़ें आपको चाहिए, ठीक है। तो सॉरी यहाँ पे हार्डवेयर पूछा था, हार्डवेयर पूछा था, तो इंटरनेट नहीं लिख सकते इसमें, तो हार्डवेयर चाहिए। तो हार्डवेयर के लिए आप हेडफोन हो गया, स्पीकर हो गया, माइक्रोफोन हो गया और वेबकैम हो गया, ठीक है। आगे देखिए, राहुल हैज़ परचेज्ड सम स्टेशनरी आइटम्स फ्रॉम एन ऑनलाइन साइट, ही हैज़ टू मेक ऑनलाइन पेमेंट फॉर द आइटम्स टू कंप्लीट द ट्रांजेक्शन। अब देखिए क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा यहाँ पर। सबसे पहला है सजेस्ट एनी 2 ऑप्शंस दैट ही कैन यूज़ टू मेक पेमेंट ऑफ हिज बिल ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट। अब देखिए कैसे कैसे वो पेमेंट कर सकता है। सबसे पहला तो क्रेडिट कार्ड से कर सकता है, डेबिट कार्ड से कर सकता है, इंटरनेट बैंकिंग से कर सकता है, यूपीआई से कर सकता है, इन सारी चीज़ों से पेमेंट कर सकता है। आगे देखिए, नेम एनी 2 सिचुएशन वेयर ऑनलाइन शॉपिंग कुड बी यूजफुल। ऑनलाइन शॉपिंग क्यों फ़ायदेमंद हो सकता है, तो भाई बहुत सारा फ़ायदा है। सबसे पहला तो हो गया, अ कस्टमर डज नॉट हैव सफिशिएंट टाइम टू विजिट स्टोर। हमारे पास अगर स्टोर जाने का टाइम नहीं है तो ऑनलाइन ले लीजिए। विजिटिंग अ स्टोर इज़ मोर एक्सपेंसिव दैन परचेजिंग प्रोडक्ट ऑनलाइन। ऑनलाइन आपको सस्ता मिल जाता है, ये सब तो आपको पता है, ठीक है। उसके अलावा क्या, प्रोडक्ट और सर्विस डैट इज़ नॉट अवेलेबल इन द लोकल मार्केट, वो भी आपको ऑनलाइन मिल जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा क्या है, नेम एनी 2 पॉपुलर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन वेबसाइट। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन वेबसाइट कौन कौन है पॉपुलर में, तो फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजन हो गया, मिंत्रा हो गया, ठीक है। और भी आपको जो जो पता है इसमें आप लिख सकते हैं, स्नैपडील हो गया, इस सब जो भी लिखना है आप लिख सकते हैं इसमें। उसके अलावा क्या है, कैश, ये COD का फुल फॉर्म क्या होता है, कैश ऑन डिलीवरी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको तो बेसिकली 4 मार्क्स में इतना आसान आसान क्वेश्चन पूछ रहा है, आप तो आसानी से लिख सकते हैं। आगे देखिए, ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वाला जो आप लोगों को लगता है, तो अभी तो मैं इसको सॉल्व कराऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं टेबल से रिलेटेड 5 से 6 क्वेश्चन ऐसा लाऊंगा जिससे कि आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए और टेबल में आप गलती से भी कोई गलती नहीं करें, ये मेरा पूरा कोशिश रहेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके 4-5 क्वेश्चन जरूर रिलेटेड ले आऊँगा, ठीक है। अभी तब तक के लिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये टेबल दिया गया है, SQL कमांड लिखना है। क्या कमांड लिखना है कि ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ द IT टीचर्स। अब देखिए, जो कंप्यूटर के टीचर है उसको क्या करना है, ऑल द इंफॉर्मेशन को यहाँ पे शो करना है, ठीक है। देखिए आपको एक चीज़ हम बता रहे हैं यहाँ पर, सेलेक्ट कमांड का यूज़ क्या होता है, SELECT। इसका कमांड क्या होता है, टू शो होता है। इसका मतलब क्या होता है, जब आपको रिजल्ट चाहिए होगा तो सेलेक्ट कमांड को यूज़ करेंगे। तो सेलेक्ट को यूज़ कर दिए, इसका मतलब क्या हो गया, टू शो। अब सेलेक्ट स्टार, स्टार का मतलब क्या होता है, जब आप स्टार लगाइएगा तो इसका मतलब ये सारा डिटेल्स को दे देगा। ये सारा डिटेल्स जितना भी आपका रो में रिकॉर्ड है सारा डिटेल्स देगा, ठीक है। तो आप क्या किए, सेलेक्ट स्टार लगाए, यानी कि आपको सारा डिटेल्स चाहिए। फ्रॉम कहाँ से चाहिए, फ्रॉम आपको चाहिए इस टेबल से, तो इस टेबल का नाम लिखे। तो कैसे लिखे समझ में आ रहा है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर्स, यानी कि अभी तक समझ में इस टेबल से चाहिए। अब लेकिन क्या बोल रहा था, सिर्फ IT का टीचर का चाहिए, सिर्फ कंप्यूटर का टीचर का। तो आप क्या लिख दिए, वेयर सब्जेक्ट इज इक्वल टू, सेमी कॉलन लगाइए यहाँ पर, ये कॉलन का साइन लगाइए और क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कंप्यूटर लगा दीजिए। तो इससे क्या होगा, जिसमें टीचर का कंप्यूटर लिखा हुआ है इन सबको छांट करके ये पूरा डिटेल्स उसका दे देगा। बात समझ रहे हैं। इसी तरह से अगर मैथ्स होगा तो कंप्यूटर का हटा के मैथ्स लगा देंगे, साइंस होगा तो साइंस लगा देंगे। फॉर्मेट याद रखिएगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर, यानी कि टेबल का नाम, वेयर जहाँ पर सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, कंप्यूटर होना चाहिए। उसी तरह से अगर बोलेगा एज, तो वेयर एज इज इक्वल टू इतना, वेयर डेट ऑफ ज्वाइनिंग, वेयर सैलरी इज इक्वल टू इतना, इस तरह से आप लिख लेंगे। वेयर जेंडर इज इक्वल टू इतना लिख सकते हैं आप। उसी तरह से क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं, टू लिस्ट द डिटेल्स ऑफ ऑल द टीचर्स हु आर गेटिंग सैलरी बिटवीन 20,000 to 35,000। अब देखिए फिर वही कहानी चलेगा, सेलेक्ट यानी कि टू शो, स्टार सारे डिटेल्स चाहिए, फ्रॉम कहाँ से, टीचर्स वाले फील्ड से, टेबल से। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। वेयर जहाँ पर सैलरी जो होगा वो ग्रेटर देन इज इक्वल टू 20,000 हो गया, एंड सैलरी क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 35,000। लेस देन इक्वल टू क्यों लगा है, क्योंकि एक तो यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू 20,000 से ज़्यादा होना चाहिए और 20,000 को भी कंसीडर करना है। तो क्या कर दिए, ग्रेटर देन इक्वल टू, समझ में आ गया। यहाँ पर उसी तरह से क्या है,
कि 35,000 से कम होना चाहिए और इसको भी कंसिडर करना है, इसलिए हम लोग इज इक्वल टू लगाए। अगर इसको नहीं कंसिडर करना होता तो इज इक्वल टू को हटा देते। ठीक है, आगे देखिए, टू डिस्प्ले द सब्जेक्ट ऑफ ऑल द टीचर्स हुज एज इज मोर देन 40 ईयर्स, वही चीज चलेगा यहाँ पे। देखिए, टू डिस्प्ले द सब्जेक्ट, उस समय देखिए क्वेश्चन पे क्या बोल रहा था, ऑल द डिटेल्स, यानी कि सारे डिटेल्स को, लेकिन यहाँ पर अब क्या बोल रहा है, सिर्फ उसके सब्जेक्ट को बताना है, सिर्फ उसके सब्जेक्ट को। तो देखिए कैसे करेंगे, सेलेक्ट, स्टार तो नहीं लगाएंगे वरना सारा डिटेल्स आ जाएगा। सेलेक्ट सब्जेक्ट, यानी कि हमको सिर्फ सब्जेक्ट चाहिए, फ्रॉम कहाँ से, टीचर वाले टेबल से। तो हमको सेलेक्ट सब्जेक्ट फ्रॉम टीचर वाले टेबल से, वेयर जहाँ पर एज जो है ग्रेटर देन 40, इज इक्वल टू क्यों नहीं लगाए, क्योंकि हमको 40 को कंसीडर नहीं करना था, हमको 41 से चाहिए था, तो हम क्या कर दिए, ग्रेटर देन 40 कर दिए। समझ में आ गया, स्टार लगाते तो सारे डिटेल्स दे देता, सब्जेक्ट लिखे तो सिर्फ सब्जेक्ट का डिटेल दिया। नेक्स्ट है टू डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ नेम्स, अब नेम्स देना है, ऑफ ऑल द टीचर्स इन अल्फाबेटिकली ऑर्डर्स। अब देखिए, टू डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ नेम्स ऑफ ऑल द टीचर्स, अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि सारे डिटेल्स को यहाँ पर देना है जिसका आपका जो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में करना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे सेलेक्ट स्टार किए, यानी कि सारे डिटेल्स वहाँ पे आ जाएगा। फ्रॉम टीचर्स, टीचर के टेबल में ऑर्डर बाई लगाए, क्या लगाए, यहाँ पे लगाए ऑर्डर बाई, बात समझ रहे हैं। यहाँ पे वेयर का मतलब क्या था कि जहाँ पर ये चीज़ होना चाहिए। ऑर्डर बाई के में क्या हो जाएगा, ये आपका नेम जब लिख दिए तो जो भी नाम लिखा हुआ रहेगा यहाँ पर, वो जो नाम होगा वो नाम को क्या करेगा, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में कर देगा। तो जब आप यहाँ पे असेंडिंग डिसेंडिंग नहीं लिखे हैं तो ये बेसिकली असेंडिंग में करेगा, और अगर आप यहाँ पे डिसेंडिंग लगा देते DESC तो यहाँ पर आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में कर देता। एक चीज़ यहाँ पे छूट रहा है, ये आपको लगाना जरूरी है। ठीक है, तो इस तरह से आप ये कर सकते हैं। देखिए कुछ डाउट्स होगा, हमको उम्मीद है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ डाउट होगा, मुझे ऐसा लग भी रहा है। तो आपको नेक्स्ट वीडियो में जब हम इसका डिटेल्स में टेबल का क्वेश्चंस कराएंगे तो आपका सारा डाउट भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारा मोटो है लर्न सिंपल लर्न ईजी, ईजीएस्ट वे में हम कोशिश करते हैं कि आपको समझा पाए, और इससे रिलेटेड नोट्स और किसी भी तरह का स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप crackmycbse.com पे जा सकते हैं। इसके अलावा इसका PDF चाहिए होगा तो आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।